आप सबका स्वागत है बैंक सत्यावीर चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे 1 नवंबर का डेली करंट अफेयर्स। और आज नया महीना है तो एक नया जोश के साथ आज का करंट अफेयर स्टार्ट कर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी 2 बार वीडियो डाला लाइव क्लास, लेकिन पता नहीं किस वजह से आई थिंक वाईफाई जो है स्पीड स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से जो है लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही, तो रिकॉर्ड जो है वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बात करें आज के करंट अफेयर्स की, तो आज के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें स्टैटिक के भी पढ़ेंगे और कुछ जो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको लिंक करते हुए स्टैटिक पढ़ेंगे, और कुछ करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट भी है तो वो सारा साथ कर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बात करें स्टार्स के बारे में, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। 4 स्टार मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, और 1 स्टार मतलब हो गया लीस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो जो भी नए स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पता नहीं लगता कि कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कौन सा नहीं है, तो आप इस स्टार से समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टैब्लिश किया है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये एक तरह से मान सकते हो कंपनी बनाई गई है बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के द्वारा। ये कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। 2013 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा, ये जो कंपनी स्टैब्लिश किया गया है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो कंपनी स्टैब्लिश किया गया है इसमें लीड बैंक आपको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा मिलने वाली है। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक, बाकी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बच गए? टोटल हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो 2 तो लीड बैंक है, तो रिमेनिंग जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक बच गए हैं वो एज द इक्विटी मेंबर की तरह काम करेंगी इस कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। अब एक कंपनी बनाने के लिए उसके लिए कुछ तो कुछ फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो कितनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात करें तो ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात करें तो ऑथराइज कैपिटल मिलेगा आपको 500 करोड़ रुपए, और पेड अप कैपिटल के बारे में बात करें तो पेड अप कैपिटल मिलेगा आपको 200 करोड़ रुपए। और एज अ लीड बैंक जो एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये दोनों जो है 10-10 करोड़ रुपए ईच देने की बात कर रही है। और ये पूरा का पूरा अप्रूवल इस कंपनी को दिया गया है बाय दी आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो है इस कंपनी को अप्रूवल दिया गया है, ये भी पॉइंट याद रखते हुए चलना, ठीक है। न्यूज़ समझ आ गई होंगी। एक क्या बनाया गया है? इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया है। किस किस के द्वारा अप्रूव किया गया इस कंपनी को बनाने के लिए? तो वो मिलेगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर एसबीआई, और उसके साथ जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने भी अप्रूव दिया है इस कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन सब का मान सकते हो माई बाप जो बोला जाता है वो आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद ही ये कंपनी बन रही है। टोटल पेड ऑफ कैपिटल कितना चाहिए? 500 करोड़ रुपए चाहिए। उसमें से सॉरी, ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ रुपए चाहिए, पेड ऑफ कैपिटल कितना चाहिए? 200 करोड़ रुपए चाहिए। उसमें से 10-10 करोड़ रुपए ईच एज अ मेंबर की तरह पे, लीड बैंक की तरह पे ये दोनों दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एज अ इक्विटी मेंबर के तौर पे पैसा देंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका काम क्या होने वाला है। ये जो कंपनी बनाई जाएंगी इसका काम होगा कि डिटेक्ट और प्रिवेंट करना जो रियल टाइम जो फ्रॉड्स रहता है उसको, ठीक है। तो रियल टाइम में जो भी डिजिटल फ्रॉड्स रहते हैं उसको डिटेक्ट और प्रिवेंट करने का, ठीक है। मैं आपको वापस इन न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूँ और अच्छे समझ आएगा चीज़ें। तो इसके बारे में बात करें तो ये डिटेक्ट और प्रिवेंट करेगा डिजिटल पेमेंट जो फ्रॉड रहता है उसको इन रियल टाइम यूजिंग एआई और फिर मशीन लर्निंग को, मशीन लर्निंग और एआई को यूज करते हुए जो भी डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स रहता है उसको डिटेक्ट और प्रिवेंट करने का काम रहने वाला है इस कंपनी का, जो कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि लीड बैंक के बारे में मैंने बात की कि लीड बैंक कौन है? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे या जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे वो इसके डायरेक्टर रहेंगे, इस कंपनी के डायरेक्टर्स रहने वाले हैं। और बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एज अ इक्विटी पार्टनर की तरह से ज्वाइन करेंगे, मतलब इनके भी ऑफिस रहेंगे लेकिन ये जो है एज अ इक्विटी पार्टनर की तरह ज्वाइन करेंगे। अगर बात करें ये नाम नाम कहाँ से मिला, ये जो नाम है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन, ये नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था और फाइनल अप्रूवल जो है वो देने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है नाम सबमिट किया था और इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स को सौंपा गया था कि आप अपना फाइनल अप्रूवल दे दो। और फाइनल अप्रूवल देने के बाद अभी के टाइम पे ये इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन कंपनी जो है बनने जा रही है। ये क्या हेल्प करेगा बैंक को, किस तरह से हेल्प करेगा इसके बारे में समझते हैं। हमने समझ लिया कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स के लिए हेल्प करेगा, इसके साथ ही बैंक को भी हेल्प करने वाला है
कि ये जो है अपना जो बैंक है वो स्ट्रेंथन कर पाएगा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को। जो भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रहता है, जैसे बिजनेस रिस्क हो गया, ऑपरेशन रिस्क हो गया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होते हैं, वो जो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करेगा। अगर बात करें साइबर क्राइम की, अगर बैंक के ऊपर साइबर क्राइम लग गया, ठीक है, अगर साइबर क्राइम हो गया उसके ऊपर, तो जितने भी रिस्क रहते हैं वो सारे के सारे इंपैक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके साथ ही जो एक बनाया, इसके साथ बोला जा रहा है कि ये लोग मिलके एक शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाने वाले हैं। मतलब जितने भी बैंक्स हैं ये सारे मिलके एक शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाएंगे। अभी नेटवर्क का क्या काम रहेगा इसके बारे में समझते हैं। मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा चीज़ें। और ठीक है, तो एक शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाने वाला है जहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, अभी के टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक से कनेक्ट रहने वाले हैं, बाकी बाद में प्राइवेट सेक्टर वाले भी कनेक्ट हो सकते हैं, पर अभी के टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक से कनेक्ट होंगे। मान लेते हैं कि 4 तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोई SBI है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई कैनरा बैंक है, कोई इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। तो ये 4 तरह के बैंक हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि SBI में कभी कुछ फ्रॉड हुआ, किसके साथ, किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ, और वो चीज़ SBI को पता लग गया, तो SBI क्या करेगा, वो शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क जो है यहाँ पे डाल देगा कि किसने फ्रॉड किया है, कहाँ से फ्रॉड हुआ है, कि कौन से मोबाइल नंबर से फ्रॉड हुआ, ये सारे डेटा जो है यहाँ पे डाल देगा। तो फ्यूचर में अगर कभी भी उस फ़ोन नंबर से अगर फ्रॉड हुआ, या तो बात करें कि उस पर्सन ने करने की कोशिश की, तो वो जो है दूसरे दूसरे बैंक को ही पता लग जाएगा और वो अपने हिसाब से उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है रहने वाला है शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क के बारे में पढ़ा हमने। तो ये जो है शेयर्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क जो है ये सारी चीज़ें करने वाली है। अगर बात करें कि अभी के टाइम पे जो ये बनाया गया है, ये जो कंपनी बनाई गई है, इसके ऊपर जो है रिकमेंडेशन दी गई थी AP होडा कमेटी के द्वारा। तो AP होडा कमेटी ने बोला था कि एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो उसी वजह से आपको ये प्लेटफॉर्म अभी बनते हुए दिख रहा है बाय SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ लीड बैंक, ठीक है। तो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, लेकिन लीड बैंक के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो ये 4 स्टार न्यूज़ था पहला वाला, अभी हम 3 स्टार न्यूज़ कवर करेंगे। तो 3 स्टार न्यूज़ में आपको मिलेगा कि यूनियन कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th पे कमीशन अप्रूव कर दिया है। अब जो सेंट्रल पे कमीशन है इसके बारे में पढ़े, CPC, ये हर साल, हर 10 साल में होता है, ठीक है। पिछली बार 2016 में सेंट्रल पे कमीशन लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका जो पे है, अलाउंसेस हैं, उसको रिवाइज किया जाता है। बैंक के बारे में बात करें तो बैंक में हर 5 साल में होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 10 साल में होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस रहता है जो पे रिवीजन रहता है उसमें। तो अभी के टाइम पे जो 8th पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन है, इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत किस तरह से क्या क्या करना है, पेज, अलाउंसेस, तो उसके बारे में इनका काम करने का रहेगा, ठीक है। तो ये लोग इसमें काम करेंगे। इसमें जो आपको मिलेंगे 3 तरह के मेंबर्स मिलने वाले हैं, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पर सेट किया गया है। एक तो आपको मिलेंगे चेयरमैन, जो कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, ये आप देख सकते हो, ये है फीमेल वो। उसके बाद जो सेकंड पर्सन मिलेंगे, ये जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज है। एक मिनट देना यार, पता नहीं आँख क्यों खुजा रहा है। तो ये क्या है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो इनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन। दूसरे मिलेंगे पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर मिलेंगे आपको प्रोफेसर पालुक घोष। पालुक घोष के बारे में बात करें तो ये IIM बेंगलोर से आते हैं, प्रोफेसर हैं, तो इनको एज अ पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। तीसरे मिलेंगे आपको पंकज जैन जी। पंकज जैन जी का जो है सेक्रेटरी के तौर पे इनका रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। तो ये जो है मेंबर्स रहने वाले, मतलब 2 तरह के मेंबर्स रहेंगे और एक चेयरमैन रहेगा। टोटल 3 मेंबर्स रहने वाले हैं इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ हम ये भी समझते हैं कि कब जो है 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिली थी। तो 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिली थी जनवरी 2025 में, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया कि 2016 में जो है 7th पे कमीशन आया था, ठीक है, जिसके मेंबर जो थे, जैसे अभी के टाइम पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया गया है, वैसे 7th पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया गया था। उस समय अशोक कुमार माथुर जी जो थे वो एज ए चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे थे। अभी 10 साल हो गए हैं, मतलब 2026 आ चुका है, तो 2026 में जो है आपको मिलेगा कि जस्टिस रंजना जी को जो है अपॉइंट किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए। और इसके ऊपर जो CPC है, इसके बारे में जनवरी 2025 में पहली बार बताया गया था बाय द गवर्नमेंट, और अक्टूबर 2025 में अभी के टाइम पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखने की बात की गई है। अब 2025 जनवरी में बनाया गया था और बोला था
कि पूरा का पूरा काम धाम जो भी है वो मिड 2026 तक हो जाना चाहिए, मतलब जून जुलाई 2026 तक जो भी एक कमीशन का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए कि किस तरह से रिवाइज करनी है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट आपको 1 जनवरी 2026 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जून में रिवाइज होने वाला जो भी पे स्लिप रहेगा या तो जो भी इनका पे रिवाइज होगा वो पैसा जो है 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चालू होगा। मतलब जो 6 महीने का जो गैप रहेगा, मान लेते हैं कि जून 2026 में जो है रिवाइज किया गया है पैसा, तो जनवरी से लेकर जून तक जो भी पैसा नहीं दिया गया हो, जो भी डिफरेंस रहेगा वो एक बार में ही दे दिया जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़ रहने वाला है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर 10 साल में ये सीपीसी जो कमीशन बनती है, और फर्स्ट सीपीसी कहाँ पे कब बनी थी वो याद रख लेना, और 7th कमीशन जो बनी है वो कौन चेयर कर रहे थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहती है जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी ये सारे पर्सन्स देख सकते हो कौन कौन है इमेज के थ्रू, अगर आपको याद रखना है तो ये मिलेंगे आपको रंजना जी। ठीक है, दूसरे पर्सन कौन थे हमारे, जो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर थे, पालुक घोष जी, और तीसरे मिलेंगे आपको पंकज जैन। ठीक है, तो 3 तरह के पर्सन मिलने वाले हैं, ये 3 लोग के नाम हमें आपको याद रखते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है फर्स्ट ट्रांस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का प्रोजेक्ट। टोटल ये आपको मिलेगा 7 लोकेशन में। ठीक है, तो 7 लोकेशन में इसको लॉन्च किया गया है, उसमें से तमिलनाडु जो है उधर ही 5 बनाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश में 1 और मध्य प्रदेश में 1, ऐसे टोटल 5 आपको मिलेंगे सेमीकंडक्टर या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है वो बनाने वाले कंपनीज। ठीक है, तो 5 तो तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु का एज अ सेमीकंडक्टर हब भी बोला जाता है, ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलना। टोटल बजट के बारे में बात करें तो टोटल 22,919 करोड़ रुपए देने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो 7 जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इसके लिए ये दिए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, 4 प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि तमिलनाडु में बनाने वाली है। ये मल्टीपल पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, उसके साथ HDI पीसीबी मतलब हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कैमरा मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करने वाली है। ये जो आपको मिलेगा कि जो 22,919 करोड़ रुपए हैं, ये देख सकते हो कि टोटल कुछ 6 साल के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे जो ये इन्वेस्टमेंट करने वाले, इनको जो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है इसमें से वो मिलेगा आपको 3,280 करोड़ रुपये। ठीक है, बाकी आपको मिलेगा कि जो एसिन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी तमिलनाडु में अपना जो कंपनी स्टैब्लिश करेंगी, ये मल्टी लेयर पीसी बनाने का काम करेंगी। इनको जो पैसा दिया गया है वो 991 मतलब 991 करोड़ रुपये दिया गया है। उसके बाद बात करें कि स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये आंध्र प्रदेश में ही अपना कंपनी स्टैब्लिश करने वाली है, ये भी मल्टी लेयर पीसीबी में काम करेंगी। इनके लिए टोटल जो पैसा दिया गया है वो 765 करोड़ रुपये दिया गया है। उसके बाद SRF लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अपना जो है फर्म जो है स्टैब्लिश करने वाली है, और ये पॉलीप्रोपिलीन फर्म में काम करेंगी, और ये टोटल 496 करोड़ रुपये जो है इनको इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो मैं होप करता हूँ जो भी इन्वेस्टमेंट है ये समझ आ गई, लोकेशन समझ आ गई, कहाँ पे बनाने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट रहने वाला है, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो क्वेश्चन पूछने में बहुत कम चांस है, बस आपको पता रखना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे बनने हुए जा रहा है। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट भी आपको रखते हुए चलना है। अगर बात करें पीसीबी की, पीसीबी कुछ ऐसा दिखता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये देख सकते हो ये पीसीबी रहता है, और इसके ऊपर जो रहता है, आपने मदरबोर्ड देखा होगा, तो मदरबोर्ड के जो ऊपर लगता है वो कंपोनेंट रहते हैं, और उसके नीचे जो रहता है पूरा पूरा बोर्ड, उसी को पीसीबी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पीसीबी को ये लोग बनाएंगे, ये जो कंपनी है पीसीबी ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसके साथ कुछ कंपनी जैसे हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टिविटी बनाने वाली है। मतलब क्या हुआ, इसका जो कनेक्टिविटी ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉपर रहता है, तो ये जो हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन जो इनका बनाने का काम रहेगा, मतलब कॉपर को जो है अच्छे से कनेक्टिविटी बनाने का इनका काम रहने वाला है, इस कंपनी का काम रहने वाला है। इसके साथ ही आपको मिलेगा एक तो कॉपर क्लड लैमिनेशन, मैंने बोला ना कॉपर रहेगा, तो इसमें जो है कॉपर क्लड लैमिनेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे काम रहने वाली है। ठीक है, और बस इतना सा न्यूज़ था। और यहीं पे जो है बाकी जितने कंपोनेंट है, आपने देखा होगा मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगता है, उसके बाद USB रहता है, या तो इथरनेट का जो केबल रहता है वो सारा केबल जो है इसके ऊपर लगता है, और वो सारे जो है एज अ कंपोनेंट के तौर पर माना जाता है। और जो बोर्ड रहता है, जो मदरबोर्ड रहता है,
उसको आप एज अ पीसीबी के तौर पे मान सकते हो। वो मदरबोर्ड पीसीबी नहीं रहता, लेकिन अगर कंपोनेंट हटा दे तो वो जो है पीसीबी ही रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बोला जा रहा है कि इंडिया का जो सीसीएल डिमांड है ये 100% मीट हो जाएगा। ये कंपनी जब पूरा 100% काम करेगी उसके बाद जो डोमेस्टिक पीसीबी डिमांड है वो 20% तक फुलफिल हो जाएगा, और जो कैमरा मॉड्यूल जो नीड है हमारे इंडिया की उसमें भी 15% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये सारा चीज़ जो है इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ये जो 7 प्रोजेक्ट जो हैं पूरा पूरा 100% वर्क करने के बाद। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स की, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। टोटल बजट जो है मैंने जो आपको बताया वही जो यहाँ पे लिखा पड़ा है, क्योंकि मार्च 2025 में बता दिया है इतना बजट देने वाली है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, किसको दिया जाएगा? ये जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है हमारे इंडिया की, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ये पैसा दिया जाएगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो ये आपको पूरा पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था, 3 स्टार न्यूज़ था ये, ध्यान देते हुए चलना आपको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। अब पढ़ते हैं कुछ लॉन्चेस, फिर 2 स्टार न्यूज़ में आता है कि पेपाल और फिर ओपन एआई दोनों ने मिलके एक पेमेंट मान सकते हो कि जो चैट जीपीटी के अंतर्गत पेमेंट करने का ऑप्शन अलाउ कर दिया है। देख सकते हो आप कि अब जो है चैट जीपीटी में पेपाल यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए इतना फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि पेपाल हमारे इंडिया में इतना चलता नहीं है, हमारे इंडिया में तो यूपीआई चलता है। तो पेपाल के बारे में बात करें तो पेपाल यूएसए में चलता है, तो ये यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाला है कि चैट जीपीटी के थ्रू भी पेपाल को यूज़ करते हुए पेमेंट किया जा सकता है आफ्टर दिस पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर है जिसके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये कुछ छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसको जल्दी खत्म करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो कि फ्रांस की है। तो दोनों मिलके एक एरो इंजन रोटेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने जा रही है तेलंगाना में। कहाँ पे बनाएंगी? तेलंगाना में ये फैसिलिटी बनाएंगी। अब ये है क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा ये चीज़। आप ये देख सकते हो, ये पूरा पूरा एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये प्रोपेलर जो रहता है, ये जो है बनाने का काम इसका रहने वाला है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये जो है प्रोपेलर बनाएंगी। एक तो आपको मिलेगा बोइंग के लिए और एक मिलेगा आपको एयरबस के लिए। ये 2 तरह के जो एयरक्राफ्ट कंपनी है जो मोस्टली आपको एयर प्लस बनाती हुई दिखती है, जो सिविल एयरक्राफ्ट है वही बनाती हुई दिखती है, इनको जो है हेल्प करेगा ये जो फैसिलिटी बनाई जा रही है तेलंगाना में उसको। ठीक है, तो वो जो है हेल्प करेगा, तेलंगाना जो फैसिलिटी बन रहा है वो हेल्प करेगा जो बोइंग है और फिर जो एयरबस है उसको। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये बनाई जाएंगी लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन के अंतर्गत। और ये क्या रहेगा? लो प्रेशर ट्रिबल शाफ्ट रहेगा। ये आप देख सकते हो ना, मैंने आपको पूरा समझाया ना। तो ये लो प्रेशर ट्रिबल शाफ्ट रहेगा जहाँ पे आपको दिखता हो पंखा घूमते हुए। तो यही जो है बनाने का काम इस फैसिलिटी का रहने वाला है। ठीक है, मैं वो करता हूँ, समझ आ गया होगा। ये 1 स्टार न्यूज़ है वैसे भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पीयूष गोयल के बारे में बात करें तो पीयूष गोयल ने 1 लाख करोड़ रुपए जो है रिलीज कर दिया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के लिए। ये क्या काम करती है? ये जो फंड मिलेगा आपको R&D में काम करती है। इनका काम सिर्फ R&D में रहता है, और इंडिया का जो भी R&D है उसको, इंडिया का जो भी रिसर्च है, इनोवेशन प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की काम करेगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे इनको 1 लाख करोड़ रुपए जो है दिया जा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। अभी के टाइम पे ये न्यूज़ और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। ठीक है, और एक्सटेंड होगा क्योंकि अभी ये 1 लाख करोड़ रुपए रिलीज़ किया गया, इसके बाद और न्यूज़ आएगा कि कैसे जो 1 लाख करोड़ रुपए किस किस तरह से प्रोजेक्ट को दिए जा रहे हैं। तो वो सब के ऊपर जो और न्यूज़ आएगा तो वो सब मैं आपको सीधे सीधे वीकली में ऐड कर दूंगा। जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का जो वीकली होगा या जो वीकली सीरीज हम कर रहे होंगे वहाँ पे कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं नवंबर से अब मैं सीरियस हो चुका हूँ। अब मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स के जो PDFs हैं वो भी पढ़ाऊंगा इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम डेली पढ़ते हैं, या जो मंथली जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसी फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने एक लेवल सीरीज चालू की थी, तो लेवल सीरीज में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया आपका, तो इसलिए मैं लेवल सीरीज अभी मैं रोक के रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ लेवल सीरीज को एंड कर दूँ। MCQ वाला सीरीज निकाला था जिसमें एक न्यूज़ की आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल रहे थे, बट वो चल नहीं पाया, जिसके से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेवल सीरीज को स्टॉप करते बाद में अभी हम जो नवंबर से जो वीकली सीरीज है हमारा उसको चलाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ अपडेट रहेगा तो आपको वहाँ पे कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में बात करें तो आपको ANRF जो है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलेगी। अगर बात करें ANRF की तो ये सीधा का सीधा फंडिंग जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको नहीं देंगी, जो भी R&D स्टार्टअप्स हैं इनको फंडिंग नहीं देंगी। ये पहले तो जो बैंक्स हैं उनको फंडिंग देंगी, और बैंक जो है बाद में स्टार्टअप्स को फंडिंग देंगी। बैंक जो है वेंचर्स जो रहती है उनको फंडिंग देंगी और उसके बाद स्टार्टअप्स को फंडिंग देगी।
तो ये जो है एक तरह से घुमा फिरा के फंडिंग देने का काम रहने वाला है, ना कि सीधे सीधे स्टार्टअप को फंडिंग देती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको फंड्स ऑफ फंड्स भी बोला जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है AI फिनटेक FISC प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक तरह से सब्सिडरी है इन्फीबीन की। ठीक है, इन्फीबीन की सब्सिडी है। तो इनको अप्रूवल मिला है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा अभी के टाइम पे इनको अप्रूवल मिला है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज, यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है और पेमेंट गेटवे होता है, ये सबके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस भी समझाऊंगा कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ मैं एक सोच रहा हूँ सीरीज बनाऊं जहाँ पे जो फाइनेंशियल टर्म है जो आपको समझने में मुश्किल होती है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। इसके साथ बात करें TREDS क्या रहता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो। इसके साथ जो भी टर्म्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, फ्री क्लास रहेंगी उसकी। और ये सेम चीज़ जो है मैं आपको वेबसाइट में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होता है कि यूट्यूब में जो है आप प्लेलिस्ट तो बना लेते हो, लेकिन वो सेग्रीगेट हो जाता है, सेग्रीगेट नहीं होता सही से, वो मतलब रैंडमली कहीं भी चले जाता है। तो मैं आपके लिए वेबसाइट में भी ये चीज़ अपलोड करके दे दूंगा, आप वेबसाइट में फ्री में देख सकते हो उसको, इवन यूट्यूब में भी आप फ्री में देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो पूरा कंटेंट है इसको माइंड मैपिंग फॉर्म में आपको आज के आज ही अपलोड करवा दूँ यूट्यूब में, ट्राई करूँगा आज दे दूँ, और नहीं दे पाया तो कल तो दे दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये जो अप्रूवल दी गई है ये एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे गिफ्ट सिटी गांधीनगर पे काम करेंगी। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर के बारे में आपको पता होगा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जगह बनाई गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जगह बनाई गई है, जिसके अंदर डिफरेंट बैंक्स आके बसी हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल और फिर नेशनल, उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बैठी हुई है। तो ये जो है ऑपरेट करेंगी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, इनका अप्रूवल गिफ्ट सिटी गांधीनगर पे दी गई है। क्या क्या काम करने वाले हैं, ये प्रोवाइड करेंगे फास्टर, ट्रांसपेरेंट, लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट, सेटलमेंट सॉल्यूशन, ये सब कुछ जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए ये हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्या क्या सर्विस देंगे, एस्क्रो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, उसके साथ मर्चेंट एक्विजिशन, ये सब रहने वाला है। क्यों क्यों रहेगा ये सब, इसके बारे में समझते हैं कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को ही ये सारे अप्रूवल क्यों दिए गए हैं। बाकी जो पब्लिक जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है उनको तो कुछ और अप्रूवल दी जाती है, हम उसके बारे में समझते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि हम तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस रहता है। तो ये पूरा टेबल देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो, टेबल को पढ़ो अगर आपको पढ़ना रहेगा तो, और नहीं तो मैं आपको जो वीडियो होगा उसके थ्रू मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम पूरा इसको गो थ्रू करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रहता है पब्लिक नहीं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे। अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करें तो ये एक तरह से एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देने का काम करता है, जिसके अंतर्गत कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेटलमेंट सब पे सब रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको डोमेस्टिक इवन क्रॉस बॉर्डर भी मिल जाएगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना हो और उसके डोमेस्टिक करना हो तब भी इसके द्वारा की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो। पूरा पेमेंट जो है सिस्टम दे देता है, जिसके अंदर UPI भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो उसमें। ठीक है, और इवन आप रेमिडेंस भी सेंड कर सकते हो। आजकल तो पेटीएम में भी रेमिडेंस सेंड करने का ऑप्शन आ गया, जो मैंने आपको इंटरनेट UPI पेमेंट फॉर NRI जो मैंने बताया था पेटीएम वाला, वो भी आ गया है। तो ये सारा का सारा फैसिलिटी कर पाते हैं, और ये जो पेटीएम ATM है इनको ही एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या रहता है, ये एक तरह की एंटिटीज रहती है जो ऑनलाइन पेमेंट जो है फैसिलिटी देती है मर्चेंट को, और इनको जो है बैंक विदाउट रिक्वायरिंग देम टू सेटअप ओन मर्चेंट अकाउंट विद द बैंक, मतलब बैंक के साथ मर्चेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पेज खाली है तो मैं आपको अच्छे इसको एक्सप्लेन कर देता। अच्छा पेज नहीं है, ठीक है, थोड़ा मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है अमेजोन, या तो मेरी कंपनी तो नहीं है वैसे, तो मैपिंग ऑफिस ले लेते। ठीक है, मेरा वेबसाइट जो है मैपिंग ऑफिस। तो अमेजोन के बारे में बात करिए, मैपिंग ऑफिस जो मेरा वेबसाइट है जो मेरी पूरी टीम हैंडल करती है, इसके बारे में बात करें तो आपको मिलेगा कि जो मैपिंग अफेयर्स जो है ये, अगर अगर हमें आपको पता होगा कि हम जो पेमेंट लेते हैं वो रेजर पे से लेते हैं। जिन्होंने पेमेंट किया होगा मैपिंग अफेयर के वेबसाइट में उनको पता होगा कि हम जो पेमेंट लेते हैं रेजर पे से लेते हैं। अगर हमें पेमेंट एक्सेप्ट करना हो, आप जो स्टूडेंट पेमेंट करते हो हमारे कोर्स के लिए, अगर हमें पेमेंट एक्सेप्ट करना हो तो हमें मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बैंक के पास जाना पड़ेगा, हमें एक मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जो है हम एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं।
अब मर्चेंट अकाउंट बनाना इतना ईजी नहीं रहता, उसके लिए बहुत सारा डिटेल देना पड़ता है। उसके साथ जो फैसिलिटी जो रेजर पे दे पाता है कि अपने आप जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद आपको जो है कोर्स भी ऑफर कर देता है, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती अगर हम मर्चेंट अकाउंट बनाते तब भी। तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम क्या रहता है कि हमें मर्चेंट अकाउंट ना बनाना पड़े, हम सीधे के सीधे जो रेजर पे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं और हमें मर्चेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बैंक में, तब भी हमने जो है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कर लिया है ना। पेमेंट एक्सेप्ट करना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, यूपीआई से पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमने कर ली है विदाउट मर्चेंट अकाउंट बनाए खुद का बैंक में, ठीक है। तो ये जो है हेल्प कर देता है पेमेंट एग्रीगेटर। एक तो फंक्शन दे देता है जो नॉर्मल यूपीआई फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ हमें मर्चेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बैंक में। तो ये चीज़ें रहती है पेमेंट एग्रीगेटर के अंतर्गत। अगर पेमेंट गेटवे के बारे में बात करें तो पेमेंट गेटवे कुछ नहीं आता, एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करता है कस्टमर, मर्चेंट और बैंक के बीच में। तो ये तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गई होंगी। बाकी आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो, यहाँ पे अब मैंने आपको A to Z एक एक चीज़ यहाँ पे समझा दी गई है, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो इतना लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, बट ये जो है कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है और मैं इस कन्फ्यूजन को एंड करके ही रहूँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो एक प्रोवाइड करूँगा, मैं सोच रहा हूँ आज ही प्रोवाइड कर दूँ, आज नहीं तो कल मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें आपका ये कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है साउथ कोरिया का एक अवार्ड जो कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगन गोवा, कुछ अजीब सा अवार्ड है। साउथ कोरिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो डोनाल्ड ट्रम्प को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है। इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ये मोस्टली प्रेसिडेंट जो है देता है, जैसे इंडिया में भारत रत्न है वैसे ये साउथ कोरिया में मान सकते हो। और प्रेसिडेंट जो है इस बार डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो काम किया है साउथ कोरिया में पीस लाने के लिए, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये अवार्ड का नाम जो है रखा गया है नेशनल फ्लावर जो है इनका उसके ऊपर, ठीक है। इनको एक मैं दिखा देता हूँ क्या मिला है डोनाल्ड ट्रम्प को, यहाँ पे मेरे ख्याल से इमेज होंगी, हाँ ये रहा, ये देख सकते हो। एक तो इनको क्रोन दिया गया है, ठीक है, मुकुट, राजा बनाया गया है, इनको ऊपर मुकुट लगाया गया है एक तो, ठीक है। उसके बाद इनको ये देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा एक तरह से मान सकते हो कि एक मेडल टाइप देकर रखा हुआ है, ठीक है। साउथ कोरिया का मेडल है जिसको बनाने में 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। साउथ कोरिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाया है। एक्चुअली ये न्यूज़ मैं जब बना रहा था, मैंने इस न्यूज़ को कल बनाया है और अभी के टाइम पे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली है साउथ कोरिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से, मतलब साउथ कोरिया का जो न्यूज़ है वहाँ से, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, क्या सिचुएशन लगता है, क्या क्या चीज़ रहती है, ये सारी चीज़ें। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो डेली करंट अफेयर्स है वहाँ पे ऐड कर दूँगा, वहाँ पे उतना कुछ समझाने लायक है भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे ऐड करके दे दूँगा। थोड़ा मुझे पढ़ना बाकी है उसको, तो वो पढ़ के मैं आपको ऐड कर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने देकर रखा है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं डेली में कन्वर्ट कर, डेली के जो PDF आते हैं वहाँ पे दे दूँगा। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है पहले US के प्रेसिडेंट है जिनको ये अवार्ड मिला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो टॉप एग्री फूड 2025 का, प्रिजनर 2025 का अवार्ड जो है दिया गया है संजीव कपूर को। संजीव कपूर इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस जो है खाना बनाते हैं, शेफ हैं। तो इनको अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा कि इन्होंने जो हेल्दी, सस्टेनेबल और लोकल न्यूट्रिशन फूड सिस्टम को इंडिया के जो है वो ग्लोबली लाया गया है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर को जो है ग्लोबली सपोर्ट करते हुए जो इंडिया का खाना है वो लाया गया ग्लोबली, उसके से इनको अवार्ड दिया गया है USA में, ठीक है। अगर टैब के बारे में बात करें तो 2024 में लॉन्च किया गया था। मोस्टली ग्लोबल लीडर जो रिसर्च एंटरप्राइज पॉलिसी से आते हैं उनको जो है अवार्ड दिया जाता है, जो कि एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनको अभी के टाइम पे अवार्ड मिला गया। इनके साथ कुछ और पर्सन भी हैं जो कि अवार्ड मिला गया है, कुछ और 4 लोग हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है पूछा जाएगा। मोस्टली पूछा जाएगा तो इनका नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको, हमारा टैगलाइन भी आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि आप जो है कम से कम पढ़ो, रीड कम करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन करो तभी एग्जाम क्लियर होगा। और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही दे के रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैसे हम छोड़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आ सकता। एग्जाम के आने वाले एक एक चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर पिछले IPS PO के बारे में बात करें वहाँ पे भी हमने 22+ अटेम्प्ट, मतलब 25 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे, 35 में 25 क्वेश्चन आ गए थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही दिए थे। ऐसे नहीं कि सबके सब डाल दिए, ठीक है। मेरा काम नहीं है या मेरी टीम का काम नहीं है सबके सब न्यूज़ देना, हमारा काम है जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वही देना, तो हम वही देते हैं। इसी से बाकी सारे नाम आपको नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको डिफेंस की न्यूज़ के ऊपर। डिफेंस की न्यूज़ के ऊपर चले तो इसमें मिलेगा एक्सरसाइज त्रिशूल। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है? एक तरह से ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है।
ट्राई सर्विस एक्सरसाइज मतलब इसमें आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों के तीनों मिलेंगे, तीनों के तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे करेंगे, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे करने वाले हैं, मतलब राजस्थान जो जैसलमेर है और जो गुजरात है इसके बीच में बॉर्डर में जो है ये सारे के सारे फाइट करेंगे टैंक के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू और शिप के थ्रू, ठीक है। अगर बात करें एयरक्राफ्ट के थ्रू जो ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम, तो इसका नाम मिलेगा आपको ऑपरेशन महागुजर, या मिलेगा आपको इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन एक्सरसाइज जो त्रिशूल हो रहा है यहाँ पे। जो इंडियन आर्मी जो एक्सरसाइज कर रही है उसका नाम मिलेगा आपको ऑपरेशन त्रिनेत्रा, त्रिनेत्रा आपको मिलने वाला है। और इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो ये जो गुजरात का कोस्ट है वहाँ से ऑपरेट करेंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो लैंड में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर बात करें गुजरात और फिर राजस्थान की बॉर्डर की, तो वहाँ पे गुजरात में ये कहीं तैनात रहने वाली है, ठीक है। इमेज तो बहुत ख़राब बनाई है, बट तैनात यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे वो एक्सरसाइज करेंगी। तीनों मिलकर कैसे एक दूसरे के तीनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं उसी के लिए एक्सरसाइज हो रहा है। इस एक्सरसाइज को लीड कौन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो साउथर्न कमांड से आते हैं, ये लीड करेंगे इसको, ठीक है। बाकी इस ऑपरेशन का काम यही है कि डेजर्ट फिर कोस्टल ट्रेन ये सब जगह पे कैसे जो है ट्रेन कर सकते हैं उसके ऊपर इनका रहने वाला है। अब त्रिशूल का मतलब होता है इंडियनली महागुज्जर, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने जो नाम रखा है महागुज्जर, वही त्रिशूल का नाम भी रहता है। मतलब ये मोस्टली इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है जिसके अंतर्गत एक नोटिस भी भेजा गया है एयरमैन्स को। एयरमैन कौन होता है, ऑफिसर के नीचे जो पोस्ट होती है इंडियन एयरफोर्स में उसी को एयरमैन बोला, उनको जो है एयरमैन बोला जाता है। तो एक नोटिस टू एयरमैन भेजा गया है कि जो एयर स्पेस है राजस्थान से गुजरात तक उसको बंद करने के लिए बोला गया है, टोटल 10 दिन के लिए, 10 दिन थोड़ा ज़्यादा, 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखते हुए चलना एक्सरसाइज में। नेक्स्ट चलते एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो इंडियन आर्मी को जो है ये सौंपा जाएगा, ठीक है। ये एक तरह क्या है, एक रेडियो रहने वाला है जो कि आपको मिलेगा कि जैसे जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, जैसे पहाड़ हो गया या तो कोई दूसरी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे भी ये जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू बातें हो सकती है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स या जवान के बीच में, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहा है, लेकिन इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ था, बट अभी के टाइम पे प्रॉपर पहला जो प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंडियन आर्मी ने जो भेल के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। अमाउंट के बारे में हमें पता नहीं चला अमाउंट कितना है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएंगी वो आपको मिलेगा मोबाइल एडॉक नेटवर्क जो है यूज़ किया जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो करता हूँ छोटा सा न्यूज़, तो आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स के न्यूज़ के ऊपर। स्पोर्ट्स में बहुत सारी न्यूज़ है। एक तो आपको मिलेगा 92 योनेक्स फाइनेंस फ्रांस ओपन 2025 का फ्रांस में हो रहा था, जिसमें आपको मिलेगा डेनमार्क की तरफ से जो है एंटोसेन, ठीक है, ये मेन सिंगल्स जीते हैं। उसके साथ वुमेन की तरफ से जो साउथ कोरिया से आती है इनके द्वारा जीती गई हैं। मोस्टली साउथ कोरिया में आपको ये दिखेंगी जो कि बैडमिंटन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ये ज़्यादा जीतती हुई दिखती है, ठीक है। तो इनका नाम आपको अभी के टाइम पे याद रखना है, फ्यूचर में आपको यही दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों को कितना प्राइज मनी दिया गया है आप देख सकते हो, प्राइज मनी इतना दिया गया है। बाकी कुछ और अवार्ड्स जो कि आपको मिलेगा कि मैं जो वुमेन्स डबल्स हैं इसको जापान के 2 प्लेयर्स के द्वारा जीता गया, तो इनके नाम भी थोड़ा बहुत याद रखते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे भी कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं आता पढ़ाने लायक, मैं बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अगर बात करें 40 यूरोपियन चेस कप हो रहा था, क्लब कप हो रहा था 2025 का, और ये आपको मिलेगा ओपन का, जिसमें मैन और वुमेन दोनों पार्ट ले सकते हैं। और ये 29 यूरोपियन चेस कप हो रहा था वुमेन का सिर्फ। तो ये दोनों में 2 पर्सन के नाम याद रखना है आपको। एक तो दी गुकेश जी मिलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ये पर्सन बहुत फेमस है, ये बहुत जीतते रहते हैं चेस। दूसरे मिलेंगे दिव्या देशमुख। अभी दिव्या देशमुख भी बहुत अच्छा खेल रही है वुमेन कैटेगरी में, तो ये दोनों जो है एज अ इंडिया की तरफ से विनर रहे हैं। अगर ये कप के बारे में बात करें, इस कप में आपको टीम वाइज जो है पार्टिसिपेंट मिलते हैं। जैसे डी गुकेश के बारे में बात करें तो इनकी टीम थी सुपर चेस, तो ये सुपर चेस की टीम थी और इन्होंने जो सुपर चेस है इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो सुपर चेस जो है चैंपियन रही है और जो रनर अप रही है वो आल्का नॉड रही है, ठीक है। तो इधर भी आपको इंडियन के प्लेयर मिल जाएंगे, जो फॉरेन प्लेयर है चेस के वो मिल जाएंगे, लेकिन सुपर चेस में जो है डी गुकेश जी थे और सुपर चेस ने जो है
गोल्ड जीता है, और डी गुकेश ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके एक साइड से जो इनकी टीम है उनमें से अच्छा परफॉर्म करके इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये याद रखना। दूसरा मिलेगा आपको जो 29 यूरोपियन चेस कप हो रहा था, जो वुमेन कैटेगरी में हो रहा था, वो आपको मिलेगा चैंपियनशिप, ये कुछ टीम का अजीब सही नाम है, इनको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, पार्टिसिपेंट कौन थी, दिव्या देशमुख जी थी, ठीक है। तो दिव्या देशमुख जी थी और इनको जो है गोल्ड मिला है। अगर हम टीम के बारे में बात करें कि जो सुपर चेस टीम है या तो ओपन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि टोटल 6 बोर्ड प्लेयर्स रहते हैं और 2 रिजर्व प्लेयर रहते हैं, टोटल 8 जो है प्लेयर्स रहते हैं। बोर्ड प्लेयर्स मतलब क्या, कैसे रहता है कि बोर्ड वाइज बोर्ड मैच होता है, मतलब बोर्ड 1 के बीच में मैच होगा, तो इसमें आपको मिलेगा कि सुपर कॉइन ने बोर्ड 1 में फाइट किया होगा अल्का नोड के साथ, तो ऐसा जो है बोर्ड 2 रहेगा जिसमें जो दूसरा प्लेयर आएंगे वैसे दूसरी टीम से आएंगे, तो ऐसे करके जो है मैचेस होते हैं, और जो जीतता है उसको 2 पॉइंट, जो ड्रॉ करता है उसको 1 पॉइंट, जो हारता है उसको 0 पॉइंट, इस तरह से रहता है पॉइंटिंग सिस्टम। अगर बात करें जो वुमेन सेक्शन की है, उसमें 8 जो है 8 नहीं सॉरी 5 जो है आपको प्लेयर मिलेंगे, उसमें से 4 जो है बोर्ड प्लेयर मिलेंगे और 1 रिजर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के लिए, बस मैं आपको एक बार गो थ्रू करना चाह रहा था कि किस तरह से जो है इनका इवेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोर्ड प्लेयर के नाम पूछ सकता है, अगर डीप में क्वेश्चन पूछा गया तो बोर्ड प्लेयर में कितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। यहाँ पे और समझे, जैसे मैंने आपको बताया कि डी गुकेश जो है सुपर चेस जो है इस टीम से आते हैं, उन्होंने ओपन में जो है इन्होंने टॉप मारा है। बाकी कुछ और पर्सन के नाम यहाँ से पढ़ सकते हो, जो कि कौन से बोर्ड, मैंने आपको बताया ना कि बोर्ड 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 ऐसे करके मैचेस होंगे, तो इन्होंने बोर्ड 4 में जैसे इन्होंने निहाल ने जो है बोर्ड 4 में जीता है गोल्ड, और कौन सी टीम से खेला ये याद रखना। बाकी अभी मन्यू के बारे में बात करें तो इन्होंने 7 बोर्ड में जीता था, ये भी याद रखते हुए चलना, ठीक है। मेन तो 2 ही हैं, दी गुकेश और दिव्या ही हैं, जो कि कौन सा टीम याद रखना और कौन से बोर्ड में खेला था ये तो पूछा नहीं, बहुत कम चांस है, थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। बात करें कि फर्स्ट जो आए हैं डी गुकेश जी, इनको 8,000 यूरो दिया गया है, और बाकी वुमेंस कैटेगरी में 5,500 यूरो दिया गया है। जो फर्स्ट आते हैं उनको इतना प्राइज मनी दिया गया है, ये थोड़ा याद रखते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्राइज मनी में क्वेश्चन पूछा आता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो अभी 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया फर्स्ट रैंक में आई है, जिसको 20 गोल्ड 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मिला है। गोल्ड याद रखते हुए चलना कि 20 गोल्ड मिला गया है, और 20 के 20 गोल्ड पढ़ना पॉसिबल नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा। ये फुटबॉल कैटेगरी में ये खेला जाता है। बात करें इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे श्रीलंका आई है और थर्ड नंबर पे नेपाल आई है। तो जैसे साउथ एशियन है, साउथ एशियन एथलीट्स हैं, तो इसका नाम साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, उसके साथ जो भी साउथ इंडियन कंट्री, भूटान, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट थे, जिसमें इंडिया ने टॉप मारा है, इसे ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। एडिशन भी याद रखना, 4th एडिशन था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो ये पोलो का न्यूज़ है। पोलो में पता है घोड़सवारी होती है, तो ये अभी जयपुर का जो पोलो ग्राउंड है यहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा था, इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का, जिसमें इंडिया की टीम जीती है। इंडिया की टीम को लीड कर रहे थे सवाई सिंह जी। सवाई सिंह जी जो है लीड कर रहे थे इंडिया की टीम से खेल रहे थे। बाकी जो 3 प्लेयर हैं इनके नाम भी याद रखते हुए चलना आपको, ठीक है। तो ये अली जी थे, शमशेर अली, उसके साथ पद्मथम सिंह और सिद्धार्थ शर्मा, ये 3 पर्सन जो थे ये भी इसमें पार्ट लिए थे, ठीक है। और बात करें इंडिया ने जो है अर्जेंटीना को फाइनल्स में हराया था इस कप में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का भी इसमें पार्ट है, ये भी पढ़ के रख लेना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये एक तरह से 2 स्टार न्यूज़ है, ठीक है। 1 स्टार भी मान सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बात करें वीडियो की तो वीडियो यहीं पे एंड होता है, और पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मुझे माफ़ करना, आज जो लाइव स्ट्रीम में जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आई थिंक इंटरनेट का इशू था थोड़ा, उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। वीडियो अच्छा लाइक कर देना, ऐसे करने का सेकंड चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, बाय। कल 6 बजे मैंने एक सेशन रखी है जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस ख़त्म करेंगे अक्टूबर महीने का, ठीक है। अगर आपको सितंबर महीने का, अक्टूबर महीने का मैंने करवा दिया। अगर आपको नेशनल भी करवाना है, मैंने 2-3 कमेंट पढ़े हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि नेशनल में करवा दीजिए अक्टूबर महीने का। अगर आपको नेशनल में करवाना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं आपको अक्टूबर महीने का जो नेशनल है वो आज ही करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास आज फ्री टाइम है, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं होता, तो मैं आज ही आपको ये चीज़ करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय।